हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है और आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक है, उसको आज आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को लॉ से रिलेटेड सारी अपडेट जो है बेहद आसान भाषा में पता चल सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जान लेना पड़ेगा कि आखिरकार हमें सेपरेशन ऑफ पावर की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, मोनार्क रूल होता था, यानी कि राजशाही शासन होता था। सारी शक्तियां जो होती है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की, वो राजा रानी के हाथ में होती थी। ऐसा माना जाता था कि राजा रानी का सिर्फ जन्म हुआ है रूल करने के लिए, वो उनको बाय वर्च्यू बाय बर्थ जो है रूलिंग की पावर होती थी, वो पब्लिक पर रूल करने के लिए बने हुए होते थे। वो सोचते थे कि उनको ईश्वर ने इसी को करने के लिए जन्म दिया हुआ है, तो उनके पास सारी पावर होती थी, सारा बेनिफिट जो होता था वो राजा और रानी को चला जाता था। यानी कि सारी शक्तियां थी, जो भी उनको पब्लिक के लिए कानून बनाने हैं, नियम बनाने हैं, वो सब कुछ वो खुद बनाएंगे। वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे, वो सिर्फ गॉड के प्रति अकाउंटेबल होंगे कि उनको राजा जो है भगवान ने बनाया हुआ है और भगवान को किसी ने देखा नहीं होता है। इसलिए क्या होता था कि इतनी ज्यादा आर्बिट्रीनेस हो जाती थी। इसी आर्बिट्रीनेस से बचने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए क्या हुआ, रूल को मेंटेन करने के लिए, बेहतर तरीके से प्रशासन को चलाने के लिए एक ऑल्टरनेट निकाला गया इसका, कि राजशाही का यानी मोनार्क रूल का एक ऑल्टरनेट निकाला गया, जिसको बोला गया कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को ओरिजिनेट किया गया था। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल ओरिजिनेट किया हुआ था, जो देखिए जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, जो इसके मेन एक्सपोनेंट थे, वो ओरिजिनेटेड इसको करा अरिस्टोटल ने करा और लॉक ने इसको डेवलप करा, और उसके बाद मोंटेस्क्यू ने इसकी थ्योरी प्रोपाउंड करी थी। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली तीन कंपोनेंट में बटा हुआ, यानी कि एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव होगा और जुडिशरी होगा। तो हमें क्या पता चलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिकली तीन कंपोनेंट होंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, वो जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनको वो पालन करवाएगी। लेजिस्लेटिव क्या करेगा, कानून बनाएगा। और जुडिशरी क्या करेगी कि वो चेक एंड बैलेंस का काम करेगी कि क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज बैठाई गई हैं वो अथॉरिटीज सही से अपना सारा काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसमें देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर में बेसिकली ये देखा गया कि सारी पावर एक आदमी में ना रहे, कि जो सारी शक्तियां हैं जो एक आदमी में ना रहे, और एक आदमी दो डिपार्टमेंट को रन नहीं करेगा। और तीसरा इसमें बोला गया कि कोई भी आदमी, जो कोई भी मतलब फंक्शनिंग बॉडी होगी, वो दूसरे के कामों में अड़ंगा नहीं डालेगी। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव जो होगी जुडिशरी में हस्तक्षेप नहीं करेगी, या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो सब एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस का काम करेंगे। जब कोई अल्ट्रा वायर्स काम कर रहा होगा, अपने मतलब अपनी जो है अधिकार क्षेत्र या जो शक्तियां होंगी उससे दूर जाके अगर काम करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करेंगी। अदरवाइज वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे या कुछ इस तरीके का काम नहीं करेंगे। तीनों अथॉरिटीज जब होंगी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव जब होंगी, तो चेक एंड बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन होगा। अब जो इसके कंपोनेंट जो बेसिकली मैंने बता दिया कि सारी पावर एक में नहीं होगी, उसके तीन पार्ट्स बताए गए हुए, जैसे कि बुक में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके तीन पार्ट्स बताए गए हुए हैं। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ पावर से क्या हो जाएगा, इसके आ जाने से क्या बेनिफिट हो जाएगा कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो मशीनरी होगी, वो स्मूथली रन करेगी, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गवर्नमेंट काम करेगी। इससे एनार्की जो होगी वो गवर्नमेंट में नहीं आएगी। क्या हो जाएगा, चेक एंड बैलेंस लाने की कोशिश करेगा गवर्नमेंट, जो होगा एक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने लगेगी। इसमें सारी पावर एक सिंगल आदमी के हाथ में ना हो करके सब लोगों को बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में सिंगल रहेगी तो वो क्या होगा, अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करने लगेगा। अब मॉन्टेस्क्यू ने जो इसकी थ्योरी को प्रोपाउंड करा हुआ था, उन्होंने, उनकी एक बुक थी, स्पिरिट ऑफ लॉस बुक थी, उसमें उन्होंने बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत तीन जो है अथॉरिटीज बनाई जाएंगी। लेजिस्लेचर वो क्या करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उन जो रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है लेजिस्लेटिव बनाएगी, उनको इंप्लीमेंट करेगी। और जुडिशरी क्या करने वाली, जुडिशरी क्या करेगी, वो कंप्राइज करेगी कोर्ट सिस्टम को। अब जो मॉन्टेस्क्यू ने था, उन्होंने कहा था कि नो सिस्टम विल डिस्टर्ब ईच अदर, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, कोई सिस्टम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। और उन्होंने कहा था कि अगर ये सिस्टम अडॉप्ट कर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। अब हम लोग अगर इंडिया और यूएसए के बाद जो है कंपैरिजन करें, कंटेक्स्ट में बात करें कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया और यूएसए में कैसे रन करती है,
तो यूएसए में क्या हो गया, लेजिस्लेचर आर्टिकल 1 में बताया गया है, उसकी एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 2 में बताई गई है, और जुडिशरी को आर्टिकल 3 में बताया गया, यानी कि कोर्ट्स। लेजिस्लेचर में क्या हो जाएगा, उनकी कांग्रेस वहां की होगी आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 2 में वहां का क्या होगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, जो कंट्रोल करेगा, और जुडिशरी कोर्ट हो जाएगी। तो हमें इससे ये क्लियर पता चल जा रहा है कि सारी पावर जो है, जो काम करने की अलग अलग शक्तियां हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को एक सेट ऑफ मैनर के तहत जो है बांट दी गई हैं, कि सबको एक एक अलग अलग तरीके का काम बता दिया गया कि आपको ये चीजें करनी है अप्रोप्रिएट तरीके से, वो सारी चीजें वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है करने वाले हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं जो है कि सेपरेशन ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या होगा, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया हुआ है। लेजिस्लेशन होगी हमारी, पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव हमारा प्रेसिडेंट होगा, जुडिशरी हमारी माफ कीजिएगा, कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जो होंगे। अब इंडिया में जैसे हम लोग बात करें कि केस अगर हम लोग एक बात करें तो राजनारायण वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया था, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में था। सेपरेशन ऑफ पावर जो है इंडिया में क्या है कि ब्रॉड सेंस में जो है अप्लाई होता है, ना कि स्ट्रिक्ट सेगमेंट, जैसे कि यूके और यूएसए में होता है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में होता है, माफ कीजिएगा। इंडिया में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इसको हम स्ट्रिक्टली इसलिए नहीं अप्लाई करते, जैसे राष्ट्रपति की जो अपॉइंटमेंट होती है वो पार्लियामेंट कर रहा होता है, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है वो पार्लियामेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मतलब एक दूसरे के कामों को हम टाइम टू टाइम पर जो है चेक कर सकते हैं। कंप्लीट सेंस में यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं लगता है, इसको रिजिड सेंस में हम लोग नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंस में, सिंपल सेंस में है, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं, जैसे कि यूके जो सॉरी अमेरिका और जो है ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि लगता है। अब इसके एडवांटेज हम लोग अगर देख ले तो क्या हो जाएगा, अगर सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया गया, शक्तियां एक दूसरे को बांट दी गई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई कि आपको ये शक्ति होगी काम करने की, आपको वो शक्ति होगी, तो उसके लाभ क्या हो जाएंगे, उसके लाभ ये हो जाएंगे कि सबसे पहली चीज है, देखिए टाइम सेविंग हो जाता है, ये आपका समय बचा देता है, पूरा समय बचा देगा। जब लोगों को आपने एलोकेट कर दिया, मैनेजमेंट आपने बैठा दिया कि आपको जो है मान लो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, आपको जुडिशियल कंट्रोल करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को चेक करना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग अथॉरिटीज बैठा देंगे तो टाइम सेविंग हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की। एक ही आदमी को सारा नहीं काम करना होगा, तो किसी एक काम को अगर आपने दिया होगा उसको करने के लिए तो एफिशिएंटली करने लगेगा, उससे एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी, और क्योंकि एक ही काम करने को दोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जो एम्बिगुटी नहीं रहेगी। अगर मान लो एक ही आदमी को सारा काम करने के लिए आपने कह दिया कि भैया तुम्हें सारा काम करना है, सारी चीजें करनी है, तो एम्बिगुटी नहीं बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये क्लियर हो गया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को रन करने के लिए। डिक्टेटरशिप की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप को अगर रन करना है तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल ले लें, मान लो टाटा का एग्जांपल हम ले लेते हैं, टाटा में क्या सेपरेशन ऑफ पावर है? बिल्कुल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये पूरे मैनेजमेंट बताए गए हैं। तो टॉप लेवल कैसे काम करेगा, लोअर लेवल कैसे काम करेगा, उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरप्ट नहीं करता। जिस डिपार्टमेंट को मान लो R&D डिपार्टमेंट टाटा का बोला गया कि गाड़ियां का जो है मैन्युफैक्चराइजेशन कैसे करोगे, तो वो R&D डिपार्टमेंट देखेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स का काम देखेगा। तो अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग तरीके हैं जिनसे सेपरेशन ऑफ पावर को हम देख सकते हैं कि प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में, और जो बताता है कि सेपरेशन ऑफ पावर वाकई में कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्यों जरूरी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि डेमोक्रेटिक सेटअप को रन करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है। मॉन्टेस्क्यू को आप याद रखिए कि 3 सिद्धांत बताए गए हैं इन्होंने, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, बस इतना आप याद कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो सारी चीजें आपकी एकदम कंप्लीटली रहेंगी। और इतना ही लिख देंगे तो LLM के एग्जाम में, LLB के एग्जाम में अगर सेपरेशन ऑफ पावर का क्वेश्चन आता है 15-12 कोई काट नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। खैर चलिए ठीक है, आप लोग इसको देखिए और समझिए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और बाकी मेंबरशिप है, आप इसमें जुड़िए, और मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए तो बैठा ही हूँ। बाकी अगर आपको लीगल अपडेट्स, लीगल हेल्प कुछ चाहिए तो आप जो मेरे नंबर है उन पे कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक करा के अपना जो भी लीगल हेल्प वगैरह चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।